IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लें जो कि आईबीए के पेपर्स में आ चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमने कंपाइल किए हैं, तो इंशाल्लाह वन बाय वन इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कि आपके पास 45 क्वेश्चंस का हैंड आउट है इंशाल्लाह, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं साथ साथ ये भी बताता रहूंगा कि कौन से क्वेश्चंस डुएबल हैं, कौन से क्वेश्चंस इजी हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए पेपर में, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप बिल्कुल छोड़ दें पेपर में। ठीक है, तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, एंड्रयू डिवाइडेड सम एप्पल्स इनटू 6 इक्वल पाइल्स। ये बात समझ आ गई, 6 पाइल्स में एंड्रयू ने बनाया। बोरिस डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, बोरिस डिवाइडेड द सेम नंबर ऑफ एप्पल्स इनटू 5 इक्वल पाइल्स। अच्छा, बोरिस ने 5 पाइल्स बनाए, एंड्रयू ने 6 पाइल्स बनाए। Boris noticed that each of his piles contained 2 more apples than each of Andrew's piles. ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। How many apples did Andrew have? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एंड्रयू के पास कितने एप्पल्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, एंड्रयू के पास जितने हैं उतने ही बोरिस के पास है इनफैक्ट। ठीक है, तो बात सारी ये हो रही है कि हम आंसर ऑप्शन से इसको कर सकते हैं बड़े इजीली। आंसर ऑप्शन एप्पल ये बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी एप्पल्स डिड एंड्रयू हैव, तो आंसर ऑप्शन एप्पल बोल रहा है एंड्रयू के पास 60 एप्पल्स हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो अगर एंड्रयू के पास 60 एप्पल्स हैं एज पर आंसर ऑप्शन ए, तो उसके अगर वो 6 पाइल्स बनाएगा तो एक पाइल में कितने एप्पल्स आ जाएंगे? 60 ओवर 6, 10। और जाहिर अगर एंड्रयू के पास आप 60 ले रहे हो तो बोरिस के पास भी फिर आपको 60 लेना पड़ेगा। आंसर ऑप्शन ए पे ही अभी हम स्टिक हुए हुए। तो बोरिस के पास 60 हैं, तो बोरिस ने कितने पाइल्स बनाए थे? 60 डिवाइडेड बाय 5। इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर लिया करो पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन जब बड़ा होता है ना तो आप चीजें भूल जाते हो कि ऊपर क्या बात हुई। तो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन की है। तो 60 ओवर 5 आपके पास क्या हो गया? 12। तो भाई हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि एक पाइल में बोरिस के पास जितने एप्पल्स हैं वो एंड्रयू के पर पाइल के एप्पल से 2 ज्यादा हैं। क्या क्वेश्चन ने यही बात बोली थी? बोरिस नोटिस दैट ईच ऑफ हिज पाइल्स कंटेन 2 मोर एप्पल्स देन ईच ऑफ एंड्रयूज पाइल्स, हाउ मेनी? तो बस यही तो बात बोली थी, यानी ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आंसर ऑप्शन एप्पल हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बॉय के साथ तो और भी बहुत सारे मसले हैं। आंसर ऑप्शन बॉय जो 50 लिखा हुआ है, भाई 50 जो है इक्वली 6 पाइल्स में जाएगा ही नहीं। प्रॉब्लम तो ये है सबसे बड़ा। ठीक है, मूविंग ऑन टू आंसर ऑप्शन कैट 40। 40 भी जो है वो 6 पाइल्स में टूटेगा ही नहीं। ठीक है, 5 पाइल्स में तो टूट जाएगा, लेकिन 6 पाइल्स में कैसे टूटेगा? 40 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। लेकिन क्योंकि आंसर नन ऑफ दीज है, इसलिए हमें आंसर ऑप्शन एप्पल को चेक करना पड़ा। हमने चेक किया, करेक्ट आंसर हमें आंसर ऑप्शन एप्पल मिल गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या है। ओके, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 25 रेज टू द पावर 10 प्लस 25 रेज टू द पावर 12? कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, देखने में मुश्किल लगता है। देखिए 25 रेज टू द पावर 10 का यूनिट डिजिट निकालना है, आपने उसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। आपने ना 25 रेज टू द पावर 10 प्लस 25 रेज टू द पावर 12 का जो आंसर है उसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। सिर्फ आपने यूनिट डिजिट बताना है, जो भी उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होगी, जो कि शायद कैलकुलेटर भी ना बता पाए, बहुत बड़ी वैल्यू होगी, उस बहुत बड़ी वैल्यू का सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, पूरा आंसर नहीं चाहिए। तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करो। देखो 25 रेज टू द पावर 10 का मतलब क्या होता है? 25 रेज टू द पावर 10 का मतलब ये होता है कि 25 को 25 से 10 मरतबा मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऐसे ही है ना? 25 को 25 से 10 मरतबा मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, ये होता है 25 रेज टू द पावर 10 का मतलब। ठीक है, इन सो ऑन एक और 25 लिख लेता हूँ एंड में, तो समझ लें 10 25 लिखे हैं मेरे पास। आप सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके देखते रहो कि भाई आंसर क्या बन रहा है, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट चाहिए ना आंसर का। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो पहली टर्म है इसका यूनिट डिजिट पता कर लूं। ठीक है, और इस पहली टर्म के यूनिट डिजिट को दूसरी टर्म के यूनिट डिजिट में एड अप कर दूंगा, मेरे पास फाइनल आंसर का यूनिट डिजिट आ जाएगा। अब मैं यूनिट डिजिट कैसे पता करूंगा पहली टर्म का? ठीक है, मैं कैसे कर सकता हूँ कि देखें भाई 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, सिर्फ यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है ना उस आंसर का भी सिर्फ यूनिट डिजिट सोचो, बाकी कुछ ना सोचो। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है 25, लेकिन 25 के बारे में ना सोचें, 5 के बारे में सोचें, क्योंकि 5 टाइम्स 5 क्या होता है? 25, और 25 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 5। यानी इस आंसर का यूनिट डिजिट 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 का जो यूनिट डिजिट है वो 5 होगा। ये मैंने 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 करके नहीं देखा। ठीक है, मैंने 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 करके देखा, बिकॉज यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर का यूनिट डिजिट आ जाएगा। ये बात हमने क्लास में भी सीखी है। तो 5 टाइम्स 5 क्या होता है? 25। यूनिट डिजिट क्या बना? 5।
ठीक है, फिर वो 5 आगे इस 25 यानी 5 के यूनिट डिजिट से 25 यानी 5 के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई हो तो 5 5 जा 25 अगेन यानी यूनिट डिजिट 5, फिर वो आगे फिर से मल्टीप्लाई हुआ, फिर यूनिट डिजिट 5, फिर यूनिट डिजिट 5 एंड सो ऑन। इस आंसर का जो यूनिट डिजिट आएगा एक बहुत बड़ा आंसर आएगा, 25 रेज़ टू द पावर 10 का बहुत बड़ा आंसर होगा, बस उस आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा ना वो 5 होगा। ठीक है, आपने नोटिस भी किया होगा 25 की पावर्स करते रहो तो जो भी आंसर आता जाएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। 25 की पावर 1 25, 25 की पावर 2 अगर आप करके देख लो, 25 का स्क्वायर अगर आपने याद किया है तो 625 होता है, यूनिट डिजिट क्या हुआ 5। तो इसी तरीके से 25 रेज़ टू द पावर 10 का यूनिट डिजिट भी क्या होगा 5 होगा। और इसी तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप 25 रेज़ टू द पावर 12 निकाल लो तो सेम लॉजिक तो उसमें भी अप्लाई होती है। 25 रेज़ टू द पावर 12 का मतलब है कि 25 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 12 टाइम्स, तो उस का भी एक बहुत बड़ा आंसर होगा, और इनफैक्ट 25 की पावर 10 से भी बड़ा आंसर होगा, लेकिन उस आंसर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा 5 होगा। अब आपने इन दोनों आंसर्स को ऐड अप करना है, बिकॉज क्वेश्चन ने बोला है कि ऐड करना है, इनका सम बताना है, तो भाई ऐड अप कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। आप ऐड कैसे करते हो, जैसे नॉर्मल एडिशन करते हो, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट में ऐड अप करते हो, टेंस को टेंस डिजिट में एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आप जब 5 और 5 को ऐड करोगे, इस 5 और इस 5 को ऐड करोगे तो 5 + 5 कितना बनता है, 5 + 5 बनता है 10। आप 10 को लिखते कैसे हो, आप 10 को ऐसे लिखते हो कि यहाँ पे आप लिखते हो 0, ठीक है, यहाँ पे कहीं आप ले जाते हो ऊपर 1, ठीक है, और फिर इस 0 के नीचे और कुछ नहीं आता। अगर आप रिकॉल करो तो यहाँ पे एक क्रॉस आता है, ठीक है, इन क्रॉस करके फाइनल आंसर आपके पास 0 आ जाता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट्स में ही ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। 5 + 5 जो किया है मैंने इवेंचुअली उसका भी सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहा हूँ, तो 5 + 5 कितना बना 10, यानी यूनिट डिजिट क्या बनेगा आपके पास 0, यानी 25 रेज़ टू द पावर 10 + 25 रेज़ टू द पावर 12 का जो यूनिट डिजिट बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, आंसर ऑप्शन कैट। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात हो रही है, देयर 23 ट्रायंगुलर फेसेस ऑफ अ पिरामिड, हाउ मेनी एजेस आर देयर। देखें इसको ना 23 फेसेस वाले पिरामिड को शायद आप इमेजिन ना कर पाए अपने दिमाग में, ठीक है, मैं भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो पहले तो आपने पिरामिड को समझना होगा, ठीक है। पिरामिड थोड़ा छोटा पिरामिड अगर हम देखें तो अगर ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करूं मैं, ये आपके पास एक ट्रायंगुलर पिरामिड आपको नजर आ रहा है, ये एक ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, ठीक है, लेकिन ये ट्रायंगुलर पिरामिड नहीं है वहां पे, ठीक है। ये तो इसकी तो बहुत कम फेसेस हैं, लेकिन क्वेश्चन जो हमें बोल रहा है उसकी फेसेस कितनी है 23 है, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से आप अगर आप नोटिस करो, ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो 4 फेसेस तो आपके पास ट्रायंगुलर है, 4 फेसेस 4 लैटरल फेसेस जो है वो आपको नजर आ रही है, ट्रायंगुलर फेसेस हैं, और बाकी एक बेस जिसपे आपका पिरामिड ये बैठा हुआ है वो आपके पास एक बेस है, तो 5 फेसेस हैं। ये 23 फेसेस या 24 फेसेस या 20 फेसेस वाला इतना बड़ा पिरामिड नहीं है, ठीक है। ये एक छोटा आसान सा पिरामिड है, लेकिन थोड़ी सी कुछ बातें समझ लो जरा पिरामिड से रिलेटेड, फायदा होगा आपको, ठीक है। एक बात समझ लो, पिरामिड जो होता है आपके पास, पिरामिड विद एन साइडेड बेस, पिरामिड जिसकी बेस जो हो वो एन साइडेड बेस वाला पिरामिड जो होता है, ठीक है, विद एन साइडेड बेस। मैं बेस की बात कर रहा हूँ, पिरामिड की बेस की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो आप बेस देख रहे हो इस पिरामिड की, ठीक है, वो मुझे देखने में लग रही है कुछ स्क्वायर बेस है, ठीक है, स्क्वायर बेस नजर आ रही है, ठीक है, स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल है, जो भी है वो क्वाड्रिलेटरल है। कितनी क्वाड्रिलेटरल की साइडें होती हैं, 4 साइडें होती हैं, तभी आप उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो एन साइडेड बेस का मतलब क्या हो गया, एन रिप्रेजेंट करता है आपकी जो बेस है उसकी कितनी साइडें हैं, एन उसको रिप्रेजेंट करता है। हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास अभी अभी जो प्रिज्म बना हुआ है, अभी जो पिरामिड बना हुआ है, इस पिरामिड की जो बेस है उसकी 4 साइड है। अब आप कुछ बातें याद करो, कुछ बातें याद करो। नंबर ऑफ फेसेस जो इस पूरे पिरामिड के होंगे ऑफ एन एन साइडेड बेस वाला पिरामिड, उसके फेसेस होंगे n+1। फॉर्मूलाज याद कर लो। नंबर ऑफ वर्टिसेस जो होंगे, वर्टिसेस समझते हो ना भाई, वर्टिसेस क्या होते हैं, कोने, ठीक है, कोने देख रहे हैं आप, ये जैसे कि एक कोना ये रहा, दूसरा कोना ये रहा, ठीक है, तीसरा कोना आपके पास ये रहा, चौथा कोना आपके पास ये रहा, पांचवा कोना जिसको आप एपेक्स बोलते हो, ठीक है, ये पांचवा कोना है आपका, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस वर्टिसेस कितने होते हैं, वो भी n+1 होता है, ठीक है। तो मैंने आपको फेसेस बता दिए, वर्टिसेस बता दिए। एजेस का फॉर्मूला क्या होता है, एजेस का फॉर्मूला याद कर लो भाई,
एजेस का फॉर्मूला क्या होता है? एजेस का फॉर्मूला होता है 2n, ठीक है। यानी जैसे कि ये जो एक पिरामिड है, ये जो एक पिरामिड है, इसकी एन साइडेड बेस वाला पिरामिड है, इस एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई? बेस की कितनी साइड है? बेस की 4 साइड है। तो इस पिरामिड के फेसेस कितने होंगे? एन की वैल्यू 4 पता चल गई, 4 + 1 5 फेसेस होंगे, ठीक है। इसके वर्टिसेस कितने होंगे? एन की वैल्यू 4 पता है हमें, 4 + 1 5 वर्टिसेस होंगे। आपने देखा भी अभी जो मैं कोने मार्क किए हैं वो 5 बन रहे थे, 1 2 3 4 5, आप चाहो तो काउंट कर लो। इसकी एजेस कितने होंगे? एजेस समझ रहे हो तो, ठीक है। ये एजेस है आपकी, ये एज है, ये एक एज है। इस तरह की ये कितनी एजेस होंगी, ठीक है। आप ये निकालने के लिए क्या करो, एन की वैल्यू 4 यहाँ पे डाल दो 2n में, 4 × 2 कितनी होंगी? एजेस 8 होंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक बात बता दी। अब आ जाते हैं जरा क्वेश्चन पे। ये फॉर्मूला अगर आप लिख लो तो बड़ा फायदा हो सकता है आपको, इन केस अगर इस पे फिर कोई क्वेश्चन कभी आया तो आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब हम जरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था मेरा। क्वेश्चन क्या है? सही है। There are 23 triangular faces of a pyramid. How many edges are there? आपसे पूछ रहा है कितनी एजेस हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे क्वेश्चन ने एक होशियारी कर ली है, उसने आपको फेसेस बता दिए, ठीक है। उसने आपको फेसेस बिल्कुल क्लियरली बता दिए, इतने फेसेस हैं, ठीक है। 23 ट्रायंगुलर फेसेस हैं उसके, लेकिन भाई वो बता रहा है ट्रायंगुलर फेसेस, ठीक है। बात टोटल फेसेस तो मुझे बताओ, ठीक है। टोटल फेसेस कितने हैं? देखिए ये जैसे मेरे पास एक पिरामिड बना हुआ है, इसकी कितनी ट्रायंगुलर फेसेस? इसके टोटल नंबर ऑफ फेसेस 5 है, लेकिन ट्रायंगुलर फेसेस कितने हैं? 4 हैं। समझ रहे हैं बात को? इसके ट्रायंगुलर फेसेस कितने हैं? 4 हैं। तो भाई अगर ट्रायंगुलर फेसेस में मैं एक नीचे वाला जो बेस है वो भी तो एक फेस है, उसको मैं एड अप करूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फेसेस 5 बनता है, तभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेसेस 5 आ रहे हैं, ठीक है। यहां पे ना वो आपको टोटल नंबर ऑफ फेसेस नहीं बता रहा है, वो सिर्फ बता रहा है कि 23 ट्रायंगुलर फेसेस हैं। भाई बेस भी तो काउंट करो, उसने बेस नहीं बताई आपको, बेस नहीं बता रहा आपको, तो भाई बेस भी तो बताओ। तो अगर 23 ट्रायंगुलर फेसेस हैं तो इसमें एक आप बेस का फेस ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस आपके पास कितनी आ जाएंगी? टोटल फेसेस कितने होंगे? 24। ये तो आपको सिर्फ लैटरल फेसेस बता रहा था, ठीक है। टोटल 23 लैटरल फेसेस है, लेकिन उसमें बेस को भी तो ऐड करो। बेस को भूल जाएंगे क्या? बेस भी तो एक फेस है ना, ठीक है। तो टोटल फेसेस आपको पता चल गई कितनी है इस पिरामिड की? 24। अब 23 को आप भूल जाओ, समझो है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। वो तो आपको कंफ्यूज करने को लिए दे दिया। जिसको फॉर्मूला पता होगा ना वो भी शायद गलत कर जाए, ठीक है, क्योंकि वो बेस को एज अपनी फेस काउंट ना करे। तो टोटल फेसेस आपके पास कितनी है? 24 फेसेस बनती हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरी एक बात को समझो कि हमने फेसेस का फॉर्मूला क्या याद किया था? n+1। तो 24 को मैं इक्वेट कर देता हूं किससे? 24 को मैं इक्वेट कर देता हूं किससे? n+1 से। यहां से मुझे पता चल जाएगा कि n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू कितनी है? 23 है। अभी जो पूछ रहा है वो बता दो, अगर n आ गया तो जो पूछ रहा है वो बता दो। क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी एजेस आर देयर? तो भाई एजेस का तो सिंपल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एन, एजेस का फॉर्मूला अभी हमने क्या याद किया? ट्वाइस ऑफ एन। तो ट्वाइस ऑफ 23, ट्वाइस ऑफ 23 बनता कितना है? 46। यानी आपके पास कितने फेसेस होंगे, कितनी एजेस होंगी यहाँ पे? 46 एजेस होंगी, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा एक बात थोड़ी सी और याद कर लेना, थोड़ी सी एक और बात याद कर लेना, ठीक है। वो बात ये है कि फेसेस प्लस वर्टिसेस बराबर होती हैं एजेस +2 के। ये एक रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया है, फेसेस, वर्टिसेस और एजेस ऑफ अ पिरामिड में, ठीक है। उसके फेसेस और वर्टिसेस का जो सम होता है वो एजेस के अकेले की वैल्यू से 2 ज्यादा होता है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। यह एक रिलेशनशिप है, अलजेब्रिक फॉर्मूला है, याद कर लो इसको। फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल्स टू एजेस +2। कल को आपको उसने कहीं फेसेस दे दिया और उसको उसने आपको वर्टिसेस दे दिया, तो आप अननोन ई की वैल्यू निकाल सकते हो, या उसने आपको ई की वैल्यू दे दी, वी की वैल्यू दे दी, एफ की वैल्यू वो आप लोग पूछ ले, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला जो है ना ये बड़ा आपको हैंडी इंशाल्लाह काम आ सकता है इस तरह के सवालों में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात समझने की जरूरत है? क्वेश्चन नंबर 4, हाँ भाई, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू 1 and 4। अच्छा भाई एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की तो 4 साइडें होती हैं, तुम मुझे 2 बता रहे हो, एक की लेंथ 1 है, एक की लेंथ 4 है। भाई चारों बताओ ना, चारों नहीं बता रहा, ठीक है, यही तो काम हो गया मुश्किल। One of the diagonals has a length of 2 which divides the quadrilateral into 2 isosceles triangles। अच्छा भाई ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी है।
बोल रहा है एक जो डायगोनल है ना, एक डायगोनल है, एक पर्टिकुलर डायगोनल है, वो आपके क्वाड्रिलेटरल को 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में तोड़ रहा है। ठीक है, मैंने इसकी बात समझ ली। 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में तोड़ रहा है, कोई मसला नहीं है। 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में कैसे तोड़ रहा है जरा देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल, एक काइट बना दूं अगर मैं, काइट में भी टूटते हैं ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में, एक काइट यूं बना दी मैंने, ये मेरे पास एक काइट बन गई। ठीक है, ये मैंने एक काइट बना दी। ठीक है, क्या क्या लेंथ बताई थी मुझे, एक लेंथ 1 बताई हुई थी, एक लेंथ 4 बताई हुई थी। तो इसको 1 ले लेता हूँ, ये छोटी है, ये इसको 4 ले लेता हूँ, ये बड़ी है। ठीक है, फिर उसने आपको क्या बताया, उसने आपको डायगोनल बताया। बोल रहा डायगोनल जो है ना वो आपके पास कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। तो मैंने एक डायगोनल बना दिया, एक छोटा सा ऐसे, ये मेरे पास डायगोनल है। ऊपर मुझे लग रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, क्लियरली फील हो रहा है कि ऊपर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, नीचे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो एक लेंथ तो मैंने 4 मार्क कर दिया। अब आइसोसेलेस बन रहा है नीचे वाले ट्रायंगल पर, अगर हम फोकस करें, इस नीचे वाले ट्रायंगल पे फोकस करें। ठीक है, अगर नीचे वाला ट्रायंगल ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एक लेंथ 4 है इसकी, एक लेंथ 2 है, तो तीसरी लेंथ को मैं 4 ले सकता हूँ। मसला ही क्या है, ये आपके पास तीसरी लेंथ क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, लेकिन जरा भाई इस ट्रायंगल को साइड में बना के देख लो, क्या ये ट्रायंगल ट्रायंगल साइड इनइक्वालिटी के रूल को फुलफिल करता है। एक साइड 4 है, एक साइड 4 है, एक साइड 2 है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ट्रायंगल साइड इनइक्वालिटी क्या होती है, कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस निकालो, कोई भी दो साइड्स का सम निकालो, थर्ड साइड जो होती है उस डिफरेंस और सम के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 4 एंड 2 ये दो साइड्स पकड़ लो, तो 4 एंड 2 का डिफरेंस क्या होता है, 2। 4 एंड 2 का सम क्या होता है, 6। तो थर्ड साइड 2 एंड 6 के बीच में होनी चाहिए है, यानी इस तरह का ट्रायंगल बन सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है सच। ठीक है, ऊपर आते हैं। ऊपर अगर मैंने यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी अगर मैं 1 लिख दूं, ठीक है, मेरे पास ये बाहर की सारी लेंथ पता चल गई। लेकिन ऊपर वाले ट्रायंगल को अगर मैं साइड में बनाऊं और जरा सा नोटिस करूं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में, तो सिर्फ मैं बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, पेपर में बनाने की जरूरत नहीं, उसी पे काम करना शुरू करो। एक साइड 1 हो गई, एक साइड 1 हो गई, एक साइड 2 हो गई इसकी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तो कोई भी दो साइड्स पकड़ लूं, लेट्स सपोज एक साइड ये पकड़ ली, एक साइड ये पकड़ ली, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 2 और 1 का डिफरेंस क्या होता है, 1। 2 और 1 का सम क्या होता है, 3। तो थर्ड साइड 1 और 3 के बीच में होनी चाहिए, और थर्ड साइड 1 और 3 के बीच में नहीं है। इसका मतलब ये थर्ड साइड 1 नहीं हो सकती। लेकिन क्वेश्चन जिद कर रहा है कि ऊपर वाला ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है, जिद कर रहा है ना वो, इसीलिए तो मैंने 1 रखा था। ठीक है, वो जिद कर रहा है, तो आप 1 ना रखो, आप दूसरी साइड, ये वाली जो साइड है 2 रख दो, उसको क्या मसला। समझ रहे हो बात को, ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी ये कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा कि इसकी एक साइड 1 हो गई, एक साइड आपके पास ये 2 हो गई, एक साइड आपके पास ये 4 होगी, और एक साइड ये आपके पास एक और ऐसे 4 होगी। ठीक है, ये 4, ये कुछ इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, तो आपके पास दो साइड्स 4 4 हो गई, 4 + 4 8 हो गया, 9 10, 2 और ऐड करो, पैरामीटर कितना आ जाएगा, पैरामीटर निकालना है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है पैरामीटर का, बस सिंपल जो बाउंड्री लेंस है उनको पकड़ के ऐड कर दो। ठीक है, एक 4 है, एक 4 है, एक 2 है, और एक 1 है। ठीक है भाई, ट्राइंगल साइड इनइक्वालिटी के रूल का बहुत ख्याल रखना है पेपर में, बहुत ख्याल रखना है। कहीं भी इस तरह के क्वेश्चंस आए ट्राइंगल साइड इनइक्वालिटी से पूछे बगैर कोई काम नहीं करना। ठीक है, वो आपका डिसाइड करता है सारा काम। ठीक है, अक्सर अक्सर आईबीए ने ट्रायंगल साइड इनइक्वालिटी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर पेपर में दे दिया उन्होंने। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से दे दिया उन्होंने। हो सकता है कभी कभार एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आ गया ट्रायंगल साइड इनइक्वालिटी पे, पूरा सवाल ही उसी पे बेस कर रहा है। ठीक है, कभी कभार इस तरह के सवाल हैं जहां सवालों के बीच में ट्रायंगल साइड इनइक्वालिटी के रूल जिसको पता है उसने सवाल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं भाई, जो कि जिन पे आईबीए काफी देखता है ज्योमेट्री में ना। 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ऐसा नहीं है कि इस बार भी कम आएंगे, आगे के ईयर्स में भी कम आएंगे, मैं सिर्फ एक जनरल बता रहा हूँ, जनरल बता रहा हूँ, ज्योमेट्री बहुत कम आती है। हो सकता है भाई 10 सवाल आ जाए, ये आप कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बॉय होगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये वाला सवाल आप करो, इतना कोई इजी सवाल ये नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इससे अच्छा ये है कि आप इस सवाल के बदले में 3 आसान सवाल कर लो, एक जगह 12 पॉइंट्स आ गए, एक जगह सिर्फ 4 पॉइंट है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आ गया किसका, यूनिटरी मेथड का चेन रूल। यूनिटरी मेथड पे चेन रूल आ गया, ये तो इजी रटा रटा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बड़ा इजी सवाल हो गया ये, क्योंकि आपको तो सोचना ही नहीं है यहाँ पे। अगर आपने मेथड याद किया हुआ तो सोचना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है, एक मेथड को फॉलो करना है, आंसर आ गया। ठीक है, तो भाई क्या क्या बातें हो रही हैं, 7 स्पाइडर्स, एक कैटेगरी स्पाइडर्स की है, स्पाइडर्स के लिए एस लिख लेता हूँ।
एक कैटेगरी वेब्स की है, ठीक है, एक कैटेगरी डेज की है, ठीक है, ये डेज हो गए, ठीक है। कितने स्पाइडर्स हैं? 7 स्पाइडर्स हैं, 7 वेब्स बना रहे हैं 7 डेज में, बात समझ आ गई। देन 1 स्पाइडर, यहाँ 1 स्पाइडर लिखोगे, विल मेक 1 वेब, यहाँ 1 वेब लिखोगे। इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज, हाँ भाई इन कितने डेज, इन एक्स डेज, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो मेन जो कॉलम है वो डेज का है, क्योंकि यहाँ पे आपका अननोन लाई कर रहा है ना। तो हमने इसको कैसे सीखा है भाई, इन जो मेन कॉलम है वो डेज का है, क्योंकि यहाँ पे अननोन लाई कर रहा है। तो चेन रूल हमने कैसे सीखा है, 3 कैटेगरीज आ गए ना। तो चेन रूल में हमने कैसे सीखा है कि पहले आप इस कॉलम का यहीं से आप स्टार्ट करोगे, जो अननोन कॉलम है वहीं से आपने स्टार्ट करना है, वो ही आपकी बेस कॉलम है, बाकी सब बकवास है, ठीक है। तो ये जो मेन कॉलम है, अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कम करते हो, ठीक है, पहले मैं जरा चाह रहा हूं कि इस नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ वेब्स का आपस में एक रिलेशनशिप बना लो, ठीक है। नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ वेब्स का आपस में एक रिलेशनशिप बना लो, पता तो चले इनका रिलेशनशिप है क्या, ठीक है। भाई वेब्स जो हैं, अब आप मुझे बताओ कि अगर आप नंबर ऑफ डेज कम करते हो, आप सोचो नंबर ऑफ डेज अगर आप कम करते हो, तो आप अगर आप हो मकड़ा, आप हो स्पाइडर, आप बना रहे हो वेब, ठीक है, आपको वेब बनाना है, आप कैसे भी बना रहे हो वेब, अगर आपको कम टाइम दिया जाए तो कम टाइम में कम वेब बनेंगे, ज्यादा वेब बनेंगे? भाई कम टाइम है, टाइम कम हो रहा है, वैल्यूज को नहीं देखना, डेज के नीचे जो 7 एंड x लिखा हुआ उसको बिल्कुल नहीं देखना है, आपने क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, आप आपस में आपने बिल्कुल नजर ऊपर कर लेनी है, सवाल को देखना ही नहीं है। अब आप आपस में बिल्कुल ऐसे सोचें कि अगर मैं आपकी नंबर ऑफ डेज कम कर दूं तो होमवर्क कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? मतलब वेब बनाना आपका होमवर्क है, कम टाइम है, डेज कम है, तो कम होमवर्क हो पाएगा। तो इसका मतलब अगर डेज कम है तो होमवर्क भी कम होगा, वेब्स भी कम बनेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, डेज को डिक्रीज करोगे तो वेब्स भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। डेज का ताल्लुक वेब्स के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। अब वेब्स और स्पाइडर्स का ताल्लुक नहीं बनाएंगे भाई, डेज और स्पाइडर का रिलेशनशिप बनाएंगे। अननोन आपका डेज है ना, डेज का कॉलम जो है ना वो बेस है, ठीक है। उस बेस कॉलम का वेब्स के साथ एंड उसी बेस कॉलम का स्पाइडर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। लेकिन फिलहाल मुझे इतनी बात समझ आ गई कि डेज का वेब्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कम हुए हैं तो वेब्स भी कम हुए हैं। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में हमने क्या सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप स्पाइडर को बिल्कुल भूल जाओ, इस वाले कॉलम को, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट वाले कॉलम को आप बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है, वो है ही नहीं, समझो। तो हमने बात करी थी डायरेक्ट रिलेशनशिप पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x मल्टीप्लाई होगा 7 से। अभी मल्टीप्लाई रिलेशनशिप में लिख दो, बाकी लिखो नहीं कुछ। 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अब आप डेज और स्पाइडर्स का ताल्लुक बनाओ, डेज और स्पाइडर्स का ताल्लुक बनाओ, वेब्स को बिल्कुल भूल जाओ, ये है ही नहीं क्वेश्चन। डेज और स्पाइडर्स का क्या ताल्लुक है? स्पाइडर्स समझो मखलूक है, मैंने क्लास में भी बताया था, मखलूक का डेज के साथ रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है, मखलूक का डेज के साथ रिलेशनशिप क्या होता है? भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन स्पाइडर्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, इन स्पाइडर्स को वेब्स बनाने थे ना, इसको चले अपने जहन में रखें, ठीक है। अगर डेज कम हो रहे हैं, क्योंकि डेज को मैंने डिक्रीज किया हुआ है, वो चीज कांस्टेंट है, डेज डिक्रीज हो रहे हैं, डेज डिक्रीज हो रहे हैं, तो भाई डेज डिक्रीज होने में, अगर डेज आपके पास डिक्रीज हो रहे हैं, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर डेज डिक्रीज हो रहे हैं और स्पाइडर्स बना रहे हैं वेब्स, तो कम दिन में वेब्स बनाने के लिए, कम दिन में वेब्स बनाने के लिए ज्यादा स्पाइडर्स चाहिए होंगे ना, समझ रहे बात को। अगर अगर डेज कम हो गए, अगर डेज कम हो गए तो कम दिन में ज्यादा वेब्स बनाने के लिए आपको स्पाइडर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो भाई एक बात सिंपल ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, इनका ऑब्जेक्टिव ये है, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि इनको वेब्स बनाने। लेट्स सपोज एक सर्टेन नंबर ऑफ वेब्स है, वेब्स को कांस्टेंट रख दिया ना, मैंने कार्ड दिया 100 वेब्स बनाने, 100 वेब्स बनाने के लिए आपने डेज कम कर दिए, 100 वेब्स बनाने के लिए आपने क्या कर दिए, डेज कम कर दिए। तो भाई डेज कम कर दिए तो मखलूक को बढ़ाना पड़ेगा, स्पाइडर्स को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा स्पाइडर्स होंगे, तभी तो वो एक 100 वेब्स का काम कम डेज में कम खत्म कर पाएंगे। यानी इसका मतलब ये इनवर्स रिलेशनशिप। और इनवर्स रिलेशनशिप में हमने क्या बात करी थी, एडजेसेंट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये बात करी थी ना। यानी x मल्टीप्लाई होगा किससे, आमने सामने, x मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, x के साथ 1 लगा दिया, और 7 मल्टीप्लाई होगा किससे, 7 से, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई होगा आपके पास किससे,
7 से। तो यहाँ पे जो 7 लिखा हुआ ये राइट हैंड साइड पे 7 लिखा था ना, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, बीच में लग गया इज इक्वल्स टू, खत्म हो गया सवाल। देखें अगर ये किसी को चेन रूल आता है ना, ये वाला, ये तो मैं समझाने में बहुत टाइम ले रहा हूँ, अस्यूम कर रहा हूँ किसी ने पहले पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है, अस्यूम कर रहा हूँ, लेकिन हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। तो अगर किसी को चेन रूल आता है तो ये कितने देर का सवाल है, मेरे ख्याल से ये 15 सेकंड 20 सेकंड। अच्छा कैंसिलेशन भी इतनी मामूली दी हुई है, आईबी अक्सर इजी क्वेश्चंस में कैलकुलेशन भारी दे देता है, ये आईबीए का मिजाज है, मिजाज को समझ लें थोड़ा सा, ठीक है। अक्सर इजी क्वेश्चंस में कैलकुलेशन भारी दे देता है, तो चलो यार क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल से फंसे ना बच्चा तो कैलकुलेशंस में फंस जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तो कैलकुलेशन भी इजी है, डिफिकल्टी लेवल भी आसान है। ये तो कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, तो ये तो बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट दे दिया, वो भी शुरू के क्वेश्चंस में, डुएबल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन में इसको कैटेगराइज करेंगे। तो ये 7 और 7 आपके पास कट गया, आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अभी मुझे याद भी नहीं है ये 7 क्या है, वो तो मैं देख लूंगा जाके, इतना भूल गया हूं मैं सारी चीजें। 3 कैटेगरी दी थी, 5 दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, हो जाएगा इस चेन रूल से, ठीक है। तो x की वैल्यू, x क्या था, डेज थे, 7 डेज लग रहे हैं भाई, ठीक है। जो भी आंसर है वो 7 है, करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन बॉय हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज है हमारे, इजी क्वेश्चन हो गया ये तो भाई। पहले तो रूट 9 को सॉल्व कर लें, रूट 9 बनता है 3, 19 में से माइनस करोगे 3 तो ये बनेगा इस रूट के अंदर कितना बनेगा 16, 16 का रूट कितना हो गया 4, वो 4 इस वाले 21 में एड अप होगा, तो 21 प्लस 4 कितना हो गया 25, 25 का रूट करोगे तो कितना बनेगा 5, 41 माइनस 5 होगा, फिर 41 माइनस 5 कितना होता है 36, 36 का रूट कितना हो गया 6, करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन कैट हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उफ, मीन इक्वल्स टू मीडियन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, बहुत मर्तबा किया हमने क्लास में। मैंने बोला सम आए कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीक्वेंस में, एपी सीरीज की सीक्वेंस में, ठीक है, आपको टेम्पटेशन होनी चाहिए मीन निकालने की, आप अट्रैक्ट हो मीन निकालने की तरफ, सही है, क्योंकि भाई मैं मीन निकालूं, एपी सीरीज है, मीडियन निकालूं, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो हम कैसे करते थे, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एमपी थर्ड पोजीशन होगा, यानी थर्ड पोजीशन पे आपका मीडियन है, और क्योंकि कंसेक्यूटिव सीरीज की सीरीज एक एपी सीरीज होती है, तो यही मीडियन मीन है, यही आपका मीडियन है, ये थर्ड पोजीशन पे जो भी नंबर है यही आपका मीडियन है, यही आपका मीन है। तो अब मैं सोच रहा हूं कि भाई जब सम गिवन है 335 और क्वांटिटी ऑफ नंबर्स भी गिवन है 5, तो क्यों ना मीन निकाल लूं, मीन निकालूंगा, मीडियन पता चल जाएगा, उससे मैं ट्रैवलिंग कर लूंगा। मीन आ गया सम 335 अपॉन 5, डिवाइड भी कितने अच्छे नंबर से करना है, 5 से डिवाइड करना तो बड़ा आसान होता है, 5 1 जा 5 हो गया, 5 6 जा 30 हो गया, 3 बचा 35 हो गया, 5 7 जा 35 हो गया, यानी इसका मतलब मीन 67 है, लेकिन मैं तो बोलूंगा मीडियन 67, एक ही बात है ना, इनको क्या फर्क पड़ता है भाई, मैं मीन और मीडियन बराबर होते हैं एपी सीरीज में। तो भाई जब आपका मीन कितना आ गया 67 आ गया, तो यहाँ बीच में मीडियन की जगह पे 67 लिख दो। अच्छा भाई किस किस्म की सीक्वेंस है, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, इवन ऑड नहीं है, सिंपल नंबर्स है कंसेक्यूटिव। भाई इस नंबर का नाम होगा 68, एक ज्यादा, एक नंबर का नाम होगा 69, काउंटिंग कर रहे हैं हम आईबीए के पेपर में, 66 होगा और ये होगा 65। अभी के पूछ क्या रहा है, if we add the largest and the smallest number, बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर को ऐड करके मिलता क्या है, ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये 65 हो गया और ये 69 हो गया, इन दो ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को ऐड करो, 60 + 60 120 एंड 129 एंड 134, आंसर ऑप्शंस में नहीं है। ये गेमिंग जो है ना, ये याद रखना इनकी, ठीक है। ऐसे सवालों को एक बार फिर से सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। सवाल इजी आ गया, आंसर ऑप्शन से आंसर निकाल दिया, ठीक है। सवाल रटा रटाया आ गया, आंसर ऑप्शन से आंसर निकाल दिया, आप हिल जाओगे। आप एक बार जल्दी से एक बार स्किम कर लो सवाल को फिर से, ठीक है, और फिर एक बार अपना आंसर क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। तो ये जल्दी से देख लो ताकि फ्री के 4 पॉइंट्स आपके जाया ना हो। करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन डॉग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 87, ट्रांसलेशन आ गई इंग्लिश टू मैथ, इफ द फर्स्ट नंबर इज 7 लेस देन द सेकंड। भाई नाम रख लेते हैं, पहले नंबर का नाम, दूसरे नंबर का नाम, सेकंड नंबर, और ये मेरा हो गया तीसरा नंबर। अब जरा बात करते हैं, क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट नंबर इज 7 लेस देन द सेकंड, सेकंड का नाम रख दिया x, फर्स्ट नंबर का नाम क्या हो गया 7 लेस देन द सेकंड, यानी x - 7। आगे चलते हैं, एंड द थर्ड नंबर इज 3 टाइम्स द फर्स्ट, बहुत इजी है,
3 टाइम्स द फर्स्ट करना है, x माइनस 7 का थ्राइस कितना होता है, x माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस 21 बन गया आपके पास। ठीक है, अभी क्वेश्चन ने बड़ी आसान सी बात बताई हुई है कि इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है भाई, 87 है। पकड़ के ऐड कर दो, प्लस करो, इक्वल्स टू 87। तो x प्लस x 2x, 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x, माइनस 7 माइनस 21 कितना होता है, माइनस 28 होता है, इज इक्वल्स टू आपके पास कितना हो गया, सम कितना बताया हुआ इसने 87। अच्छा 87 प्लस 28 बनता भी 5 का मल्टीपल है, 80 100 115 बन गया। 5x इज इक्वल्स टू 115 और 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, मेरे ख्याल से 23 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। पूछ क्या रहा है अभी देखना है, पूछ क्या रहा है, क्योंकि जरूरी थोड़ी x पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। व्हाट इज द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर का नाम क्या था, x था, तो x ही पूछ रहा है आपसे। सेकंड नंबर का नाम क्या था, x था, तो आपसे x ही पूछ रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बॉय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। इन क्लास देयर सम गर्ल्स एंड बॉयज, वन डे 30 बॉयज लीव द क्लास। मैं ऐसे ले लेता हूं उसको कि लेट्स सपोज क्लास में G गर्ल्स हैं एंड B बॉयज हैं। क्या हुआ, सबसे पहले 30 बॉयज लीव द क्लास, सो देयर वर 4 गर्ल्स फॉर ईच बॉय। अच्छा भाई 30 बॉयज ने जब लीव कर दिया तो बॉयज कितने हो गए, B माइनस 30, और गर्ल्स उतनी रही हैं, गर्ल्स तो रही नहीं है। कि इनका रेशियो जो बन गया है ना 4 गर्ल्स फॉर ईच बॉय, का मतलब है गर्ल इज टू बॉय का जो रेशियो है वो 4:1 है। ठीक है, यानी गर्ल इज टू बॉय का रेशियो 4:1 है, यानी नीचे 4 लिखेंगे ऊपर 1 लिखेंगे, बिकॉज नीचे वाला डिनोमिनेटर गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। आफ्टर सम टाइम ऑन द सेम डे, सेम डे पे ही हो रहा है, 175 गर्ल्स लीव द क्लास। तो भाई जब 175 गर्ल्स ने क्लास लीव कर दी है तो कितनी गर्ल्स बच गई, पहले जी थी ना, G माइनस 175। बॉयज ने भी फिर से कुछ लीव किया है, नहीं लीव किया। बॉयज कितने थे, B माइनस 30 थे, उतने ही रहे हैं। ठीक है, बॉयज ने लीव नहीं किया। कि अब बॉय टू गर्ल का जो रेशियो बन गया है वो कितना बन गया, 2:1। देयर 2 बॉयज फॉर ईच गर्ल, मींस बॉय टू गर्ल का जो रेशियो बन गया वो कितना बन गया, 2:1। यहाँ से मैं अगर B माइनस 30 की वैल्यू निकाल लूं तो B माइनस 30 यहाँ पे भी है और B माइनस 30 यहाँ पे भी है, तो B माइनस 30 की वैल्यू निकाल लूं तो कितनी बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस ऑफ G हो जाएगा, और माइनस 175 इंटू 2 माइनस 350। इसको मैं ट्वाइस ऑफ G माइनस 350 को इस B माइनस 30 ये लेफ्ट वाली इक्वेशन की जगह पे डाल देते हैं, यानी ट्वाइस ऑफ G माइनस 350 सॉरी, ट्वाइस ऑफ G माइनस 350 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये 4 इधर आके लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हुआ B माइनस 30 से, B माइनस 30 की वैल्यू मैंने 2G माइनस 350 डाल दिया, और G उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, G 1 से G हो गया। बेसिकली साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं। नाउ दिस बिकम्स 4 2 से 8G आपके पास बचा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 1G इधर आके माइनस हुआ, 7G हो गया, एंड माइनस 350 इंटू 4 बचा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो पॉजिटिव 350 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिलेशन कर लो, 7 1s 7 5s एंड 0 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 4, तो गर्ल्स की वैल्यू हमें पता चल गई 200। अब जब गर्ल्स की पता चल गई है तो बॉयज की भी निकाल लो। ठीक है, ये जो गर्ल्स की वैल्यू है इसको यहाँ पे डाल दिया, आराम से आ जाएगी। 200 इंटू 2 400, 400 माइनस 350 50, एंड माइनस 30 वहां पे जाके राइट हैंड साइड पे ऐड हुआ, 50 प्लस 30, बॉयज की वैल्यू कितनी हो गई 80। तो आपके पास बॉयज भी पता है, आपको गर्ल्स भी पता है। ठीक है, मैं अस्यूम कर रहा हूँ अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन सबकी अच्छी हो गई है। ठीक है, तो फास्ट कर ले आप। तो बॉयज 80 हो गया, पूछ किसकी वैल्यू है, हाउ मच वुड बी डबल द नंबर ऑफ बॉयज ओरिजिनली प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, तो भाई 160 बॉयज होंगे। ठीक है, 80 का डबल कितना होता है 160। इसी क्वेश्चन को आप आंसर ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं इक्वेशन आंसर ऑप्शन से सभी कर लेंगे, वैसे 225 और 193 या तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन मैं इक्वेशन बनाने वाले मेथड पर फोकस कर रहा हूँ ताकि इक्वेशन बनाना आप लोग को आ जाए। ठीक है, इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर चीज आंसर ऑप्शन से हो नहीं पाएगी। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9।